My dear students of class 10, today is 24 January 2012. I am going to teach you science. In science, I will teach you chemistry. Chapter 1. क्या है ये? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इसमें आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है फिजिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच one or more substances form new substances and it cannot be reversed by physical method. जो फिजिकल मेथड आप पढ़े हैं उससे इनको हम अलग नहीं कर सकते. जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? चेंज इन स्टेट. लिक्विड है तो गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस. तो रिएक्शन के बाद केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट, जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी चीज़ बनती है रिएक्शन के बाद, उसका स्टेट चेंज हो जाता है. स्टेट्स 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. चेंज इन कलर, जो रिएक्शन होता है उसके बाद उसका कलर भी चेंज हो जाता है. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन में कुछ गैस भी निकलती हैं. तो इस तरह से जब एक या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस. और इस न्यू सब्सटेंस जो बनता है, इसको इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक. मतलब जिन सब्सटेंस ने रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाया, नया सब्सटेंस बनाया, नए सब्सटेंस को हम उनके मूल रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते. फिजिकल मेथड्स. भाई फिजिकल मेथड्स क्या हैं? जैसे आप 9th में पढ़े होंगे, मैग्नेटिज्म है. किसी पाउडर में अगर आयरन के पार्टिकल्स हैं तो आप मैग्नेट से उसको अलग कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन है, फिल्टर करके अलग कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन उससे अलग कर सकते हैं. डिस्टिलेशन है, उसको हम गर्म कर दें, पानी उड़ जाएगा, सॉलिड पार्ट उसका बच जाएगा. एवापोरेशन, एवापोरेशन से, वाष्पीकरण से. ये फिजिकल मेथड्स हैं. जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम, उनमें 2 चीज़ें अगर मिल गई, चीनी में नमक मिल गया या चीनी और पानी का घोल बन गया, शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का आपस में मिला दिए तो एक सॉल्यूशन बन गया. इसको अलग करने के लिए क्या है, हम इसका डिस्टिलेशन कर देंगे, पानी उड़ जाएगा, शुगर बच जाएगा. मतलब फिर ये अपने वास्तविक रूप में दोनों आ सकते हैं. लेकिन यहीं अगर केमिकल रिएक्शन होता और ये रिएक्ट कर जाते, जो चीज़ बनती वो बैक नहीं होती अपने मूल तत्वों में. ये चीज़ है जो इसमें होता है. केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ. हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. जैसे डाइजेशन, आपने खाना खाया, उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट किए, उसको परिवर्तित कर देते हैं. फिर वो जो मॉलिक्यूल्स बने, जो एटम बना, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक. रेस्पिरेशन है, आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ये भी केमिकल रिएक्शन है. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, दैट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना, ये केमिकल रिएक्शन है. दही बन गई, फिर दही से हम दूध नहीं बना सकते. तो केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ बनती है उसको पुनः हम रीबैक नहीं कर सकते. अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं. एक तो रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं,
who take part in chemical reaction. Those substances who take part in chemical reactions, they are known as reactants. और प्रोडक्ट क्या है? जो सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन में, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम फिर रिवर्स बैक नहीं कर सकते, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में इसको हम नहीं बदल सकते। तो केमिकल रिएक्शन का ये फार्मूला होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। ये रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और बनता क्या है? जो बनेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपके बुक में दिखाई गई हैं। एक्टिविटी 1.1 अपनी बुक में देखिएगा। यहाँ पर एक लैंप है और ये हमने फॉरसेप्स से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है, इसको हम जला रहे हैं। जलाने के पहले ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको हम सैंड पेपर से अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तब इसको हम जलाते हैं। और जलने के बाद ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये कन्वर्ट होकर के, यहाँ हमने एक वॉच ग्लास रखा है, वॉच ग्लास आपने देखा है वॉच ग्लास कैसा होता है, इसमें इसका पाउडर गिरता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम जो है बर्न होता है, आपको मालूम है कोई चीज़ बर्न तब होती है जब उसमें हवा की ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके केमिकल रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट होगा किसमें? एक पाउडर फॉर्म में, जो इस वॉच ग्लास में इकट्ठा होता है। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पहला एक्टिविटी है। दूसरा देखिए, रिबन को हम सैंड पेपर से घिस कर साफ करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे क्यों घिसते हैं इसको। एक्टिविटी 1.2 यहाँ पर क्या है? हम इसमें एसिड में मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ये भी केमिकल रिएक्शन है। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या करते हैं? ये कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क। इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है, दिस इज थर्मामीटर। आप इसको चाहें तो लेवल कर लीजिए। दिस इज थर्मामीटर, जिसे टेम्परेचर नापते हैं, थर्मामीटर। अब इसमें हम डालते हैं फ्लास्क में जिंक के ग्रैन्यूल्स, जिंक माने जस्ता, और इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हम मिलाते हैं। H2SO4 जो है ये सूत्र है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको H2SO4 के रूप में लिखते हैं। तो जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल देते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद फ्लास्क के अंदर ऊपर गैस भर जाती है। इस गैस को हम कहते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस। और इस रिएक्शन में ये फ्लास्क जो है आप छुएंगे तो आपको गर्म दिखाई पड़ेगा, गर्म लगेगा, ये यू विल फील हॉट। तो इसमें कुछ एनर्जी भी पैदा होती है जिससे हीट, जो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 एक्टिविटी आपने देखा। एक्टिविटी नंबर 1.1, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। अब इसका हम अभी आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ तक आपका हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो हैं जो क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट वो है जो रिएक्शन के बाद बनता है। ये एरो दिखाता है कि ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट बना हुआ है। इस तरह का एरो लगा होता है, ये रिएक्ट करके ये बनाते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, वर्ड फार्मूला हुआ। हमने कहा मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इसी वर्ड फार्मूला को हम केमिकल फार्मूला के रूप में लिखते हैं। केमिकल फार्मूला यहाँ पर आप देखिए, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है Mg, प्लस ऑक्सीजन को हम O2 से करते हैं, एरो लगाते हैं,
इसके रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि रिएक्शन बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस बैलेंस होते हैं और कुछ अनबैलेंस होते हैं। इसको समझाने के लिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, इसके 2 अणु है, Mg2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। फिर ऑक्सीजन को अगर हमें, मतलब कई अणु इसमें काम किया है। जैसे मैग्नीशियम का कुछ नहीं लिखा है तो माना जाता है कि 1 अणु मैग्नीशियम का है और ऑक्सीजन का ये 2 अणु है, 2 अणु है। ये मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, अनबैलेंस होता है, बैलेंस होता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर लिखा हुआ है Mg2, इसका मतलब मैग्नीशियम का 2 अणु, O2 लिखा है ऑक्सीजन का 2 अणु, 2 अगर लगा दिया पहले तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अगर हम लिखते हैं Mg के पहले 2 लगा दिया, MgO के पहले हम 4 लिख दिए, तो ये 4 दोनों के लिए हो गया। इसमें 4 MgO का मतलब हुआ 4 मैग्नीशियम एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। अगर इस तरह से लिखा है, Na जो है सोडियम का सिंबल है, Na2S, यस से सल्फर होता है, मतलब सोडियम के 2 अणु और सल्फर का 1 अणु। अब देखो यहाँ Al2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2 मतलब 2 अणु हो गया इसका। सल्फर का क्या अणु हुआ, 3, क्योंकि कोष्टक में है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ये 3 दोनों के लिए है, इसका मल्टीप्लाई होता है। 1 या 6 है गुणे 3, ये हो गया 3 अणु सल्फर के। फिर ऑक्सीजन के 4A हैं, 4 एटम हैं और 3A बाहर है, तो इसका भी मल्टीप्लाई होता है। 4 3 या 12, मतलब ऑक्सीजन ये कितना है इसमें रिएक्शन में, 12 है। अगर लिखा हुआ है 2Al2, फिर कोष्टक में SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ देखो अणु कितने काम इसमें हैं, Al2। अब यहाँ पर देखो 2 आगे लिखा हुआ है। अगर यह शुरू में लिख दिया जाता है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है। 2 2 4, 2 2 या 4, एल्युमिनियम 4 है। यस कितना है, यस देखो यहाँ पर 3 है और इसके पहले यहाँ 2 लगा हुआ है। ये 2 जो है सभी के लिए होगा, तो 3 2 या 6। सल्फर 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 3 या 12 और यहाँ 2 लगा हुआ है, क्योंकि ये एक ही कंपाउंड है। 2 यहाँ लगा है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा 4 3 या 12, उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 या 14, मतलब ऑक्सीजन कितनी है, 14 एटम है ऑक्सीजन का। तो ये नियम होता है इस तरह से लिखने का। अब देखिए, अब चलिए यहाँ पर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में यही है, जो वर्ड फार्मूला होता है, फिर एक केमिकल फार्मूला होता है। मतलब जो अनबैलेंस्ड रिएक्शंस हैं, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इसका मतलब अनबैलेंस है। तो इसको जो हम विदाउट बैलेंस किए जो हम फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला, उसी को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ये स्केलेटल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल फार्मूला। और जब इसको हम बैलेंस कर देंगे, जितने एटम इधर हैं उतने एटम इधर भी होंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बैलेंस। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमेशा वही रहता है। अगर मैग्नीशियम जितने अणु इधर हैं, ऑक्सीजन के जितने अणु हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं,
तो जितने अणु हैं उतने अणु यहाँ बनेंगे, इनके मास में कोई कमी नहीं आएगी। तो जब वो कमी नहीं आती है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप देखिए जिंक, हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये जिंक डाला था और सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके यहाँ आप देखिए जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बना क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन इसमें से निकली, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये तो हो गया वर्ड फार्मूला, ये आपने देखा यहाँ पर, ये वर्ड फार्मूला है, जब हम शब्दों में लिखते हैं वर्ड्स में लिखते हैं। अब इसी का केमिकल फार्मूला देखिए, ये है केमिकल फार्मूला। जिंक को Zn से करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, याद करना पड़ेगा आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये सब के फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ये रिएक्शन किया फ्लास्क में, बना क्या, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली। ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया H2S। अब देखिए यहाँ पर जिंक का कितना इधर है, एक अणु, एक एटम, इधर कितना है, एक एटम, बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 है, ये भी बैलेंस है। अब देखिए SO4 कितना है, सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर 1 है यहाँ पर। ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से हाइड्रोजन निकल गया 2, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, जिंक। ये बैलेंस है, बैलेंस फार्मूला है, जिसको हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक जरा दूसरा एग्जाम्पल लें हम, दूसरा एग्जाम्पल, ये आयरन है, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन, ये है वाटर, मिलकर क्या बनाते हैं, Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम, ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, अनबैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए जो हमने यहाँ फार्मूले बताए हैं जिस तरह से, उसी तरह से बैलेंस करते हैं। जैसे FeH2O, आयरन और वाटर मिलकर बनाते हैं Fe3O4 और प्लस H2। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हम ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो लिखा हुआ है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। अगर कोई परिवर्तन हमें करना है, हम आगे गिनती लिखते हैं यहाँ और यहाँ। जैसे देखिए Fe एक एटम है यहाँ पर, प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट बने हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है। ये देखो 3 Fe है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन 2 है। अब सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन 4 है, ये 3 है या 2 है, ये 4 सबसे ज़्यादा है। पहले इसी को बैलेंस करेंगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है। अब 1 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि हम O को 3 कर देंगे यहाँ, नहीं, इसके पहले हम परिवर्तन करते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 4 H2O। अब 4 जो है इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया। 4 लिखने का मतलब ऑक्सीजन कितनी हो गई, अब 4, और चाहिए था कितना, हमें 4 चाहिए था। तो रिएक्टेंट में ये तो यहाँ आया रहेगा, ऑक्सीजन हमारी बराबर हो गई, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। इसके बाद Fe को देखते हैं, 3 Fe, 3 एटम है Fe का, अगर 3 नहीं होता तो ये 1 माना जाता।
Fe1 माना जाता है। 3 यहाँ लिखा हुआ है तो थ्री एटम है इसके, 3 एटम यहाँ है, 3 एटम यहाँ है, बैलेंस है दोनों, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब बात आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 4 यहाँ है और यहाँ कितना है, 4 यहाँ है, आगे लिखा है S2 है। अब आगे वाला जो गिनती होती है नंबर, इसके बगल वाला इसको मल्टीप्लाई होता है, 4 दूनी 8। कितनी हाइड्रोजन है, 8। यहाँ कितना है, इसका मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, 8 यहाँ है। अब ये बैलेंस हो गया, दिस इज बैलेंस्ड। अब कभी कभी रिएक्शन में ये भी पूछते हैं कि जो रिएक्टेंट हैं या जो प्रोडक्ट हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनका स्टेट क्या है। स्टेट क्या होते हैं, स्टेट आप देखिए यहाँ, सॉलिड हो सकता है, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड हो सकता है स्मॉल एल से, गैस भी हो सकता है स्टेट जी से, एक्वस AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस का मतलब जैसे कोई चीज़ पानी में मिला हुआ है, शुगर मिक्सड इन साल्ट इन वाटर, पानी में चीनी मिला हो, नमक मिला हो, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कोई भी सॉलिड जो पानी में घुलता है उसको एक्वस कहते हैं। अब Fe वाले मामले में हमें अगर लिखना है स्टेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, फार्मूला तो वही रहेगा, ये 3Fe। अब ये आयरन है, लोहा है, क्या स्टेट होगा, सॉलिड होगा, तो हम यहाँ यस लिख दिए ब्रैकेट में करके से आगे। H2O ये क्या है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर गैस होती है, तो यहाँ पर हमने इसे आगे जी लिख दिया, आयरो को निशान लगाया। फिर Fe3O4 ये क्या है, सॉलिड है, इसमें हमने एस लिख दिया, प्लस 4S2 ये गैस है, हमने यहाँ जी लिख दिया। उसे स्टेट लिखने को पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे देखिए कभी कभी केमिकल इक्वेशन जो हम लिखते हैं, आयरो लगाते हैं यहाँ बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। इस आयरो के ऊपर या नीचे भी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वहाँ हम लिखेंगे ये रिएक्शन कंडीशंस। टेम्परेचर क्या है जिस पर रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, हम इस लाइन के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ है कोबाल्ट गैस है, प्लस H2 गैस है, रिएक्ट करती हैं, कब रिएक्ट करती हैं, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो बनता है CH3OH, ये लिक्विड है। तो जो कंडीशंस होती हैं, रिएक्शन कंडीशंस, इसको हम आयरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे आप देखिए, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्वस है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पानी है, लिक्विड है। ये दोनों कब रिएक्ट करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब ये कंडीशन है रिएक्शन का, ये दोनों मौजूद होंगे तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। H12O6 कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन निकलती है और पानी बनता है। तो ये जो रिएक्शन कंडीशंस होते हैं, इस आयरो के ऊपर या नीचे हम लिखते हैं। ये सारे नियम हैं केमिकल रिएक्शन लिखने के। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस वीडियो को देख करके आपको एक बार देखिए, 2 बार देखिए और नोट डाउन इन योर कॉपी। ये जो भी हमने लिखा है यहाँ पर, इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो भी मैटर है, एज आई हैव रिटन, जैसे हमने लिखा है। देन ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। तब इस चीज़ को देख करके अपने कॉपी में आप एक्सप्लेन करिए कि ये प्रेशर रिएक्शन कंडीशन क्या होता है, ये आयरो क्या है,
इधर एरो क्या होते हैं, एरो के इधर क्या होता है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ चीज़ें दिखाई गई हैं। अभी बैलेंस के बारे में हम आपको फिर एक वीडियो बना के देंगे, तब आपको समझ में आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, उसका केवल स्टेट बदलता है। पानी है, स्टेट बदला, बर्फ़ बन गई, बर्फ़ पिघली, फिर स्टेट बदल गया लिक्विड, लेकिन उनकी मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी, उनके मास में कोई कमी नहीं आएगा। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब हम रॉ फॉर्म लिखते हैं, बैलेंस नहीं किया हुआ होता है। वर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, वर्ड रिएक्शंस जब हम यहाँ देखिए वर्ड फार्मूला क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको शब्दों में लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं। जब इसी को हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं तो उसको केमिकल फार्मूला कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बैलेंस नहीं है तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे, जब बैलेंस हो जाएगा तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो ये सब सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। तो जो हमने जितना बताया है, आप कहीं भी वीडियो को रोक करके चीज़ों को नोट कर सकते हैं। एक हल्का सा आप प्रेस करिए, वीडियो रुक जाएगा और चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो भी लिस्ट पूरी हमने बनाई है, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। ये समझ लीजिए ये इस लेसन का एटम बम है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।